सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, इलेक्ट्रिसिटी कट होने की वजह से क्लास रुक गई थी बीच में। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार वापस मैं आपको रिकॉल कर रहा था, एक्चुअली रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो फिर से वापस आपको एक बार मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। ओके वापस वहीं देखते हैं जहाँ से शुरू किए थे एक बार। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्लैंड यानी कि ये क्या कहलाता है, ग्रंथि। प्री का जोन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन कैसे पूछता है, इस तरफ दे देता है ग्लैंड और इस तरफ देता है इसका हार्मोन्स, कि ये जो ग्लैंड है ग्रंथि वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। ऐसे दे देगा A B C D, इधर 1 2 3 4, तो उसके बाद इसको मैच करना रहता है। ये एक पैटर्न है इसके पूछने का। दूसरा अगर पैटर्न में देखूं तो वो उसे पूछता है, सीधा पूछता है कि ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि स्रावित करता है, ये जो हार्मोन्स है वो कौन सी ग्लैंड इसको रिलीज करती है, सिक्रेट करती है, क्वेश्चन पूछता है। तीसरा क्वेश्चन है उसका डिजीज से रिलेटेड, ये पूछेगा कि ये किसी एक बीमारी का नाम दे देगा, बोलेगा कि ये जो बीमारी है वो किस हार्मोन्स की कमी या वृद्धि से होता है ना, कि उनसे हार्मोन्स के हाइपर सिक्रेशन या हाइपो सिक्रेशन से होता है, एक्सेसिव सिक्रेशन और लेस सिक्रेशन से होता है, ये पूछता है। तो कैसा हो गया अपना जोन, एक तो ग्लैंड का नाम पढ़ना है, दूसरा उसके हार्मोन्स का नाम पढ़ना है और तीसरा उससे रिलेटेड जो है वो डिजीज यानी कि बीमारियों के बारे में पढ़ना है। ऐसे 3 जो क्वेश्चन है वो पीएससी में प्री में पूछता है, जरूर पूछता है। साइंस में इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लैंड, जहाँ से आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको बहुत सारा मिल जाएगा। चलिए तो ऐसे ही क्वेश्चन को पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आगे की क्लास की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम एक एक हार्मोन्स के बारे में पढ़ते जाएंगे कि वो हार्मोन क्या है और कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है और क्या काम करता है, और उसके हाइपर सिक्रेशन मतलब अति स्त्राव और हाइपो सिक्रेशन मतलब अल्प स्त्राव से कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसके बारे में हम पढ़ते जाते हैं। चलिए तो ग्लैंड एक बार देख लिए ग्लैंड क्या है। तो ग्लैंड ऐसे शरीर के अंग या अवयव हैं जो हार्मोन्स या कुछ दूसरे द्रव्य लिक्विड या फ्लूइड जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, ये हमारे शरीर में क्या काम करते हैं, हमारे शरीर में अलग अलग काम करेंगे। जैसे हमारे शरीर में वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए, विकास डेवलपमेंट के लिए, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को जो हमारे सेक्स को डिटर्मिनेट करता है, जो सेक्स के ऊपर बेस्ड होता है, ऐसे लक्षणों को वो उत्पन्न करते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि ग्रंथि क्या है। तो ग्रंथि क्या है, व्हाट इज ग्लैंड। तो ग्रंथि ऐसे अंग या अवयव हैं जो हमारे शरीर में स्थित होते हैं और उनके स्त्राव के द्वारा शरीर की वृद्धि को, विकास को, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं, शरीर के उपापचय को, मेटाबॉलिज्म को वो प्रभावित करते हैं। इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड्स आर ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन विच रिलीज देयर सिक्रीशन और हार्मोन एंड दिस इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी, फंक्शन ऑफ बॉडी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ये हो गया आपका। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा फ्रॉम सरोज साहू टू एवरीवन। ओके ट्राई करते हैं, ब्लर आ रहा है। अभी क्लियर है सरोज जी। ओके बारिश हो रही है एक्चुअली यहाँ, तो हो सकता है बारिश की वजह से वाईफाई का कनेक्शन थोड़ा पुअर होगा, आपका भी पुअर हो सकता है। नो सर। ओके तो एक्चुअली यहाँ भी बारिश हो रही है, आप लोगों की तरफ अगर बारिश होगी तो इसकी वजह से नेट का होगा इशू। रिकॉर्डेड क्लास है, अगर कुछ डाउट हो तो आप रिकॉर्डेड क्लास में भी देख सकते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हो गया इस ग्लैंड का डेफिनेशन, अलग कर लीजिए, ये प्री में नहीं पूछता, ये आपकी जानकारी के लिए उसकी परिभाषा। अब सेकंड पॉइंट आते हैं हम टाइप। तो आप जब पढ़ रहे हैं तो एक तरफ पढ़ लीजिए, देखते जाइए कि आप क्या क्या पढ़ लिए। एक आप डेफिनेशन कंप्लीट कर लिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आते हैं टाइप। ये प्री का जोन है, इसमें पूछता है कि ग्रंथि मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे पूछता है कि निम्न में से ग्रंथि का प्रकार कौन सा नहीं है, ऐसे पूछेगा। या पूछेगा निम्न में से कौन सा ग्रंथि का प्रकार है। तो सिंपल वन लाइनर फैक्ट है कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। तो ग्रंथि के 3 प्रकार हैं। पहला है अंतःस्रावी ग्रंथि, इंग्लिश में कहेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा है बहिस्रावी ग्रंथि, जिसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। और तीसरा है मिश्रित ग्रंथि, जो कहलाता है मिक्स्ड ग्लैंड। ये हो गया वन लाइनर क्वेश्चन कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है। तो ग्रंथियां मनुष्य के शरीर में ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है, पहला अंतःस्रावी, दूसरा बहिस्रावी और तीसरा मिश्रित ग्रंथि। इंग्लिश में समझते हैं, देयर आर 3 सब डिवीजन और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड। फर्स्ट वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड वन इज एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड थर्ड वन इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। ये हो गया
दूसरा टॉपिक और इसका क्वेश्चन। अब आप लगा लेंगे आंसर, निम्न से पूछेगा कोई और नाम दे देगा, उपस्त्रावी या कुछ भी दूसरा नाम देगा, तो आप वहां से आंसर लगा लेना कि वो नहीं है, तीन ही है, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड। अंता मतलब अंदर, स्त्रावी मतलब सिक्रीशन करने वाला, स्त्राव करने वाला। तो ऐसी ग्रंथि जो इंटरनली ही अंदर ही स्त्राव करेगी, उसको नलिका की जरूरत, इट मीन्स डक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ग्रंथि क्या कहलाएगी? अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाएगी। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका की आवश्यकता नहीं होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिका यानी कि डक्ट की जरूरत नहीं होती है। वो ग्रंथि अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में डाल देगा और ब्लड के थ्रू उस हार्मोन को जहां जिस अंग या अवयव में जाकर काम करना है, वहां उस अंग और अवयव में जाकर वो काम करता है। क्लियर हो गया? तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिका की आवश्यकता नहीं होती है, वे अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त में डालते हैं और रक्त में डालने के बाद वो उसके नियोजित अंग तक पहुंचकर अपना काम और प्रभाव करते हैं। वो ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। इंग्लिश में समझते हैं, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स directly release their hormones to the blood stream, and through the blood stream it will reach to their target organ and it will influence the work of that organ. It is known as endocrine gland. तो कीवर्ड क्या है? डक्ट। तो ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट नहीं होती है वो क्या कहलाती है? एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाती है। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं? देखिए, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। इसको आप क्या करिए, इसको आप सीधा शरीर में ऊपर से नीचे तक क्रम से नीचे जाते जाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। समझिएगा, सबसे पहले आपके ब्रेन में, मस्तिष्क में, सिर के अंदर, स्कल के अंदर सबसे छोटी ग्रंथि है जो कहलाती है पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी। आप इसको हिंदी में भी वैसी पिट्यूटरी ही पढ़िएगा। पिट्यूटरी को हिंदी में कहा जाता है पीयूष ग्रंथि। याद रखिए, बस पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। कई बार पीयूष ग्रंथि देगा ही नहीं, इंग्लिश का ही ट्रांसलेट कर देता है, तो आपको पिट्यूटरी तो याद होना ही चाहिए। इसका हिंदी पीयूष कहा जाता है, ऐसा याद बस रखिएगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर में पिट्यूटरी है, सिर में। गले में आ जाते हैं, गला, ये गले के, तो गले में आती है थायराइड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। थायराइड को थायराइड ही बोलते हैं। ठीक है, उसके पीछे, थायराइड के पीछे है पैराथायराइड। ऐसे गले में थायराइड और पैराथायराइड हो गया। थोड़ा और नीचे, ये छाती, यहाँ पे होती है थाइमस। यहाँ पर क्या होता है? थाइमस। तो पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो रहा होगा तो पीटी ऐसे याद कर लीजिए। पी फॉर पिट्यूटरी, टी फॉर थायराइड, पी फॉर पैराथायराइड और टी फॉर थाइमस। ठीक है, ऐसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, पीटी और पीटी। अब नीचे उतरते हैं, ये थाइमस तक पहुंच गए। एड्रिनल एंड गोनैड्स। एड्रिनल ग्रंथि, तो जो हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर एक ग्रंथि होती है जो कहलाती है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा, इसे कहा जाता है सुप्रारीनल ग्लैंड। ये हो गया प्री का एक दूसरा क्वेश्चन। सुप्रारीनल ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्लैंड को ही, एड्रिनल ग्रंथि को ही सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में उसका नाम हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। आपको अधिवृक्क तो पूछेगा ही नहीं कभी, सुप्रारीनल ही पूछेगा। ठीक है, तो ये प्री का क्वेश्चन हो जाएगा कि एड्रिनल ग्लैंड को और क्या नाम है? सुप्रारीनल ग्लैंड है। या पूछेगा सुप्रारीनल ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? तो एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद आते हैं गोनैड्स। गोनैड्स जनद ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में। तो जो गोनैड्स है वो दो हैं, मेल में होगा तो टेस्टिस और फीमेल में होगा तो ओवरी। ये हो गया आपका प्री का जोन, कि पूछेगा आपसे कि निम्न में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है। दूसरा हो सकता है पैटर्न कि निम्न में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो याद हो जाएगा, सिंपल है, पीटी से याद कर लीजिए। पी फॉर पिट्यूटरी, टी फॉर थायराइड, फिर पी फॉर पैराथायराइड, फिर टी फॉर थाइमस। यहां तक आपका एक बंच हो गया। अब उसके नीचे दो हैं, एड्रिनल एंड गोनैड्स, एजी। तो ये हो गया आपका ट्रिक, पिटी एजी। ए फॉर एड्रिनल ग्लैंड और जी फॉर गोनैड्स। गोनैड्स दो है, मेल होगा तो टेस्टिस और फीमेल होगा, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। वो उसे गोनैड्स बोलते हैं, जिन्हें जनन ग्रंथि या जनद ग्रंथि भी कहा जाता है।
ये हो गया आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ में आया व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड? वापस एक बार रिकॉल करते हैं। द ग्लैंड विच रिलीज देयर हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, दे डजंट कैरी एनी डक्ट, एंड द हार्मोन विच इज रिलीज्ड इन ब्लड स्ट्रीम विल सर्कुलेट, विल रिच टू द टारगेट ऑर्गन, and it will affect and it will influence the function of that target organ. It is known as endocrine gland. अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जो नलिका विहीन होती है। ये सीधे रक्त में अपने हार्मोन को स्रावित करती है और रक्त के द्वारा ये अपने नियोजित अंगों तक पहुंचकर उस नियोजित अंग की कार्य और उसकी क्षमता को प्रभावित करती है। ये हो गया आपका अंतःस्रावी ग्रंथि। पहला पॉइंट क्लियर। अब प्री का जोन देख लीजिए आप। इसमें पूछेगा कि निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पूछेगा कि एड्रिनल का दूसरा नाम क्या है। ये प्री के हिसाब से अलग कर लिए। अब आते हैं हम दूसरा पॉइंट जो कहलाता है बहिस्रावी ग्रंथि या एक्सोक्राइन ग्लैंड। व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड? पहले हिंदी में समझते हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपने जिस उस ग्रंथि से जब हार्मोन्स रिलीज होगा तो वो हार्मोन्स को पहुंचाने के लिए जिसमें डक्ट की, ट्यूब की या एक नलिका की जरूरत पड़ेगी वो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। तो पहला कीवर्ड क्या हो गया? नलिका, डक्ट या ट्यूब। तो ऐसी ग्रंथियां जिसमें डक्ट या ट्यूब की जरूरत होती है वो क्या कहलाएगी? आपकी बहिस्रावी ग्रंथियां कहलाएगी। इसका मतलब इसमें नलिका पाई जाती है, इसमें डक्ट पाया जाता है, तो बहिस्रावी ग्रंथि कहलाएगा। द ग्लैंड विच कैरीज द ग्लैंड विच कंटेन डक्ट टू सर्कुलेट देयर हार्मोन, टू सर्कुलेट देयर सिक्रीशन इज नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें नलिका पाई जाती है। जैसे अब हम देखते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में आता है आपका लार ग्रंथि, हिंदी में बोलेंगे लार ग्रंथि, इंग्लिश में कहलाएगा क्या? सलाइवरी ग्लैंड। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आगे आते हैं। तो पहला सलाइवरी ग्लैंड है। दूसरा आंत्र ग्रंथि, इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली ग्लैंड, ये कहलाएगा इंग्लिश में इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है। तो जो लार ग्रंथि है सलाइवरी, हमारे मुंह में पाया जाता है सलाइवरी ग्लैंड, मुंह में जिसे सलाइवा यानी कि लार निकलता है वो सलाइवरी ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड कहलाता है, लार ग्रंथि। दूसरा इंटेस्टाइन में पाए जाने वाली ग्रंथियां जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहलाएंगी। और उसके बाद जठर ग्रंथि, जठर मतलब स्टमक में पाया जाने वाला, हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इन्हें कहा जाएगा द ग्लैंड ऑफ स्टमक। तो ये तीन जो है वो है कैसी? आपकी मिश्रित बहिस्रावी ग्रंथि। तो प्री का जोन आ जाएगा। पूछेगा आपसे कि सलाइवरी ग्लैंड किस टाइप की है? एक्सोक्राइन पार्ट की है, मतलब सलाइवा जब निकलेगा तो उसके लार निकलेगा और लार से वो आगे बढ़ेगा। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, इसको ब्रूनर्स ग्लैंड भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। और उसके बाद जठर ग्रंथि जिसको हम कहेंगे स्टमक ग्लैंड या द ग्लैंड ऑफ स्टमक, या जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। ये हो गया दूसरा टाइप। क्लियर हो गया? कौन कौन सी ग्लैंड है? सलाइवरी ग्लैंड लार में, इंटेस्टाइनल ग्लैंड अंतड़ियों में, आंत में, और आपका स्टमक अमाशय में पाए जाने वाली ग्रंथियां जिसे स्टमक द ग्लैंड ऑफ स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका बहिस्रावी ग्रंथि। अब आते हैं मिश्रित ग्रंथि, तीसरा प्रकार। तो ऐसी ग्रंथियां, मान ली जाए ये कोई ग्रंथि, इस ग्रंथि का आधा भाग एक्सोक्राइन पार्ट का होगा बहिस्रावी और आधा भाग एंडोक्राइन पार्ट का होगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें जो दोनों नेचर को कैरी करती हैं, मतलब वो उसका कुछ हिस्सा एंडोक्राइन होगा और उसका कुछ हिस्सा एक्सोक्राइन होगा, तो वो कहलाएगा आपका क्या? मिश्रित ग्रंथि या मिक्स्ड ग्लैंड। ऐसी ग्रंथियां जो दोनों ग्रंथियों के प्रकार को निरूपित करती है, प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाएगी? आपकी मिश्रित ग्रंथि कहलाएगी। इंग्लिश में समझते हैं व्हाट इज मिक्स्ड ग्लैंड? द ग्लैंड विच कंटेन बोथ प्रॉपर्टी ऑफ द टाइप ऑफ ग्लैंड, इट मीन्स इट विल कैरी द एक्सोक्राइन पार्ट एंड इट विल कैरी द एंडोक्राइन पार्ट, वो कहलाएगा आपकी मिश्रित ग्रंथि। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्री का जोन है वो पूछता है पेनक्रियास। आप इसको याद रख लीजिएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए कि पेनक्रियास, जिसको हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय देखिए, अब यहाँ पर आपको एग्जाम में अग्नाशय बहुत कम मिलेगा, वो आपको लिखेगा इंग्लिश में पेनक्रियास और उसको हिंदी में भी पेनक्रियास लिख देगा, तो आपको पेनक्रियास पढ़ना ही है, अग्नाशय को आप साइड में रखिए। तो अब हम देखते हैं कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड ग्लैंड का टाइप पेनक्रियास, आपसे सीधा पूछेगा पेनक्रियास कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है। क्लियर? तो ये हो गया ग्रंथियों के प्रकार। पहला पॉइंट हमने पढ़ा ग्रंथि की परिभाषा, दूसरा प्रकार पढ़ा, दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने ग्रंथियों के प्रकार। तो ग्रंथि तीन प्रकार के होते हैं,
पीएससी प्री के हिसाब से देखें या प्री के एग्जाम के हिसाब से देखें तो इसके नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नाम आप याद रखिएगा। उसको ट्रिक कैसे बनाए, पिटपिटी एजी, पी फॉर पिट्यूटरी, टी फॉर थायराइड, फिर पी फॉर पैराथायराइड, फिर टी फॉर थाइमस, फिर एड्रिनल ग्लैंड, फिर गोनेड्स, उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और स्टमक ग्लैंड। ये जितने भी ग्लैंड हैं ये सभी डाइजेस्टिव सिस्टम से, पाचन तंत्र से संबंधित हैं। तो अगर पाचन तंत्र से संबंधित आपको दिखेगा तो समझ जाइएगा कि वो कैसी ग्लैंड है, आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और पेनक्रियास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछता ही है क्वेश्चन कि पेनक्रियास कैसी ग्रंथि है, तो मिक्स्ड ग्लैंड है। ये हुआ आपका एक इंट्रोडक्शन। अब हम एक एक ग्रंथि के बारे में विस्तार से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। वी विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरी ग्लैंड, ठीक है। इसमें हम कैसे पढ़ेंगे, ग्रंथि का स्थान देखेंगे, कहाँ पर सिचुएटेड है, फिर वो कौन से हार्मोन रिलीज करता है और उस हार्मोन का काम क्या है, और वो उस हार्मोन्स का अगर सिक्रीशन एक्सेसिव होगा तो क्या इफेक्ट होगा बॉडी में, और अगर उसका सिक्रीशन कम होगा तो क्या इफेक्ट होगा बॉडी में, इसको हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी, ये टाइप हो गया। फिर हम इंडिविजुअल एक एक ग्लैंड के बारे में पढ़ते जा रहे हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं पिट्यूटरी। हिंदी में बस नाम याद रख लीजिएगा, इसे पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है, पहला पॉइंट, ठीक। चलिए, अब देखते हैं कि कहाँ रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड, कहाँ रहता है। तो स्थिति कहाँ है इसकी, मस्तिष्क में। आपको बुक में लिखेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में स्थित होता है, ब्रेन में ऐसा लिखा होगा बुक में, ठीक है। आप बुक बहुत सारी पढ़ेंगे जहाँ से भी आप देखते होंगे तो। लेकिन याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में नहीं है। एक्चुअली ये जो हमारी खोपड़ी है इसके अंदर एक खाली जगह होती है, एक खाली गड्ढा होता है, उस गड्ढे में स्थित होता है। तो ये है थोड़ा सा नया कि ये पिट्यूटरी जो है वो स्कल मतलब खोपड़ी के एक जगह है जिसे कहा जाता है सेला टर्सिका। ये हो गया आपका थोड़ा सा नया पॉइंट, थोड़ा सा नया टॉपिक, स्टार बना के रखिए, सेला टर्सिका। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्कल यानी कि खोपड़ी में एक छोटा सा गड्ढा होता है जगह, मटर के दाने के बराबर की पिट्यूटरी है, ये एक छोटे से गड्ढे में सिचुएटेड होती है जो कहलाती है सेला टर्सिका। पहला पॉइंट क्लियर कि पिट्यूटरी कहाँ रहती है, क्लियर। अब पिट्यूटरी का काम देखते हैं कि पिट्यूटरी क्या करता है। तो ये जो पिट्यूटरी है हमारे शरीर में जितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, आपने देखा पिट्यूटरी के बाद उसके नीचे थायराइड, पैराथायराइड है, फिर थाइमस है, फिर एड्रिनल है, फिर आपका गोनेड्स हैं, ठीक है। तो जितने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो उन सभी के ग्लैंड्स के काम को क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा। तो जो पिट्यूटरी है वो बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, मतलब उसको नियंत्रित करता है कि भाई तू ये जो ग्लैंड है ना एंडोक्राइन ग्लैंड ये काम करेगा, जो बी ग्लैंड है वो उसका काम करेगा, सी वाला अपना काम करेगा, कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। केवल जो पिट्यूटरी है ये सबका उसका काम बताएगा, मतलब ये गुरुजी है, मास्टर है, सब अपने बाकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसका काम बताता है। इसीलिए पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ये हो गया प्री का क्वेश्चन, प्री का जोन। मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया है, हिंदी में कहेगा मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो अगर आपको ये पता है कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड को उनका काम करने के लिए, उसके हार्मोन्स को सिक्रीट करने के लिए उत्तेजित करता है, उसके हार्मोन के सिक्रेशन को नियंत्रित करता है, उसके काम को प्रभावित करता है, कैसे, एक मास्टर की तरह। इसीलिए पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड हैं आपस में मिलकर एक साथ काम करते हैं। तो जब पूरे एंडोक्राइन एक साथ मिलकर काम करते हैं इसको कहा जाता है एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। पूरे जो एंडोक्राइन है ना, जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सब मिलकर एक दूसरे के साथ है, वो सामंजस्य के साथ काम करती है, कोऑर्डिनेशन में वो काम करती है, एक रिदम में काम करती है, तो इसको बोलेंगे एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। तो इसीलिए इस एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करने वाला मास्टर कौन है, पिट्यूटरी है। तो इसीलिए इसे मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया पुराना, ये है नया क्वेश्चन, ठीक है। द मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कौन है, पिट्यूटरी है। क्यों है, क्योंकि जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आपस में एक ऑर्केस्ट्रा की तरह आपस में एक सामंजस्य बनाते हुए, कोऑर्डिनेशन बनाते हुए काम करते हैं, और इस ऑर्केस्ट्रा को कंट्रोल करता है कौन, उसी तरफ सेला टर्सिका मस्तिष्क में बैठा हुआ पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे कहा जाता है मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा। ये हो गया इसका दूसरा जोन। एक और नया क्वेश्चन निकलता है यहाँ से, जैसे कि इसको आप याद रखिएगा, मैं थोड़ा और आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि जो पिट्यूटरी है इसको भी एक और ग्लैंड कंट्रोल करता है,
पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करने वाला एक ऑर्गन है जो कहलाता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नाम ही उसका हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हिंदी में और उसका कुछ नाम नहीं है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है। ये जो हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करेगा, इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। आप मास्टर ग्लैंड देखते ही आंसर पिट्यूटरी मत लगा दीजिएगा, अब जो है वो थोड़ा सा टफ हो गया है, एक लेवल आगे की तरफ लेकर जा रहा है प्री। तो अगर आपने देखा कि मास्टर ग्लैंड तो आप तुरंत टिक लगा दिए पिट्यूटरी, आप एकदम श्योर हो गए भाई मेरा जो है वो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पीएससी आंसर नहीं लेने वाला है, क्योंकि मास्टर ग्लैंड बोलेगा तो पिट्यूटरी, लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलेगा तो हाइपोथैलेमस। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस है ये पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, इसीलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। आपसे प्री में पूछा विच वन इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, निम्न में से मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सा, बोलने से हाइपोथैलेमस आंसर लेना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथैलेमस। नाम याद रखिए, जब हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो हाइपोथैलेमस के बारे में हम बात करेंगे। समझ में आया यहाँ तक? फिर और देखते हैं, ये हो गया पिट्यूटरी रहता कहाँ पर है, पिट्यूटरी काम क्या करता है, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि पिट्यूटरी के अगर सिक्रीशन कम होगा या ज़्यादा होगा तो ये क्या क्या उससे प्रभाव पड़ेंगे। इसके अलावा पिट्यूटरी जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, उस हार्मोन्स के बारे में हमें बात करना है। पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं पूछेगा तो बहुत सारे हार्मोन हैं, एक एक हार्मोन्स के बारे में हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो जो ग्लैंड है वो क्या रिलीज करेगी, हार्मोन्स रिलीज करेगी। तो थोड़ा सा हार्मोन्स के बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। कोई भी जो ग्लैंड होगा वो क्या रिलीज कर रहा है, हार्मोन्स रिलीज कर रहा है। ओके, फ्लो चार्ट से समझते हैं हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स क्या है, ठीक है, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज हार्मोन्स। तो हार्मोन्स किससे स्त्रवित होता है, किससे सीक्रेट होता है, किससे रिलीज होता है, ग्लैंड से रिलीज होता है। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो मुख्य रूप से क्या होते हैं, एमिनो एसिड। अभी आप नाम बस याद करते जाइएगा, क्या है इसको मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में है। एमिनो एसिड्स पहला, दूसरा कैटेकोलामिन्स, और तीसरा स्टेरॉइड और प्रोटीन। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स एक प्रकार का एमिनो एसिड, कैटेकोलामिन, स्टेरॉइड और प्रोटीन होते हैं। एमिनो एसिड क्या है, तो जो हमारा फैट है, तो फैट जब टूटेगा तो उससे फैटी एसिड्स निकलेगा, ठीक है। प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटीन से एमिनो एसिड निकल रहा है, प्रोटीन से टूटेगा तो एमिनो एसिड बनेगा। उसके बाद कैटेकोलामिन्स, ये एक नर्वस सिस्टम में काम करने वाला केमिकल है। स्टेरॉइड जो है वो किसी भी कार्य को, किसी भी फंक्शन को तेजी से कराता है, और प्रोटीन तो एक घटक है, ठीक है, ऊर्जा का घटक है। तो प्रोटीन टूटेगा तो एमिनो एसिड बनेगा। तो आपसे पूछेगा कि हार्मोन्स क्या होता है, तो आपको अगर ऑप्शन देगा एमिनो एसिड, कैटेकोलामिन, स्टेरॉइड, प्रोटीन, ऑल ऑफ द अबव, तो ऑल ऑफ द अबव लेना है। एग्जाम में कई बार इसको जरूर फोकस करता है प्रोटीन को, तो इसको आपको समझना है। सीधा कई बार पूछ देता है कि हार्मोन्स क्या होता है, तो हार्मोन एक प्रकार का प्रोटीन है, हार्मोन इज द टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक। तो फ्लो चार्ट को जरूर समझिएगा कि हार्मोन्स क्या है, कि ग्रंथियों से स्त्रवित होने वाला उसका स्त्राव हार्मोन है जो एमिनो एसिड होता है। रासायनिक दृष्टि से एमिनो एसिड, कैटेकोलामिन, स्टेरॉइड या प्रोटीन होता है। प्रोटीन टूटेगा, एमिनो एसिड बनाएगा। कैटेकोलामिन्स नर्व में, नर्वस सिस्टम में काम करने वाले केमिकल्स है। स्टेरॉइड उत्तेजक है, मतलब वो किसी भी काम को तेजी से करता है। प्रोटीन तो ऊर्जा का घटक है, मतलब पढ़ेंगे हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन पढ़ेंगे तो वहाँ और देखेंगे। तो क्वेश्चन अलग हो गया, हार्मोन्स, एमिनो एसिड, कैटेकोलामिन्स, स्टेरॉइड और प्रोटीन। इसके बाद दूसरा एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन वाला याद रखिएगा, प्री का जोन है ये। उसके बाद हार्मोन्स क्या करता है, हार्मोन का काम क्या क्या है। पहला, ये हमारे शरीर का विकास कराता है, डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ बॉडी। तो एक्चुअली साइंस में जो है वो ग्रोथ ऑफ द बॉडी वर्ड यूज होता है। पहला, शरीर का विकास करता है। दूसरा, हमारे शरीर में लैंगिक लक्षण, सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए भी हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फीमेल में उसकी पूरी जो बॉडी है उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। मासिक स्त्राव जिसे हम कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पीरियड्स, जिसे सामान्य भाषा में जो है वो पीरियड कह दिया जाता है। तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड है वो डिपेंड करता है हार्मोन्स के ऊपर,
ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये हार्मोन उसका लेवल बहुत ऊपर बढ़ जाता है फिर अचानक से गिरता है। फीमेल की पूरी बॉडी हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करती है। फीमेल में जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जैसे कि ब्रेस्ट का बढ़ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। वैसी मेल में स्पर्म का बनना, इसकी ग्रोथ होना, ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? हार्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसी को कहा जाता है लैंगिक लक्षण। तो शरीर का विकास करेगा, लैंगिक लक्षण को उत्पन्न करता है। तीसरा, ये उपापचय की क्रिया को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उपापचय दो शब्दों से मिलकर बना है, अपचय और उपचय। इंग्लिश में उपापचय को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, अपचय को कहते हैं कैटाबॉलिज्म और उपचय को कहते हैं एनाबॉलिज्म। ठीक, उपापचय वर्ड समझिएगा, मेटाबॉलिज्म क्या है, उपचय और अपचय। तो पहले अपचय पढ़ते हैं। अपचय में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो अपने छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटेगा। तो जब लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में टूटता है तो इससे एनर्जी रिलीज होती है, ये कहलाता है कैटाबॉलिज्म। वहीं उपचय में क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, सिंगल मॉलिक्यूल्स, वो आपस में जुड़ते जाते हैं, एक लार्ज मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो जब छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर लार्ज मॉलिक्यूल बनाता है तो इससे भी एनर्जी रिलीज होता है। तो बॉडी में ये दोनों प्रक्रियाएं निरंतर रूप से चलती रहती है, उपचय और अपचय दोनों चलते रहता है। मतलब एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कंटिन्यूअसली होते रहेगा। तो जहाँ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, इसी को हिंदी में कहते हैं उपापचय। तो जो हार्मोन्स है वो मुख्य रूप से 3 काम करता है। पहला, शरीर का विकास करता है। शरीर कहने का मतलब दोनों, फिजिकल भी और मेंटल भी, शारीरिक भी और मानसिक, दोनों विकास को कौन नियंत्रित करता है? हार्मोन जो है वो प्रभावित करता है और नियंत्रित करता है। शरीर का विकास करेगा, लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा और उपापचय की क्रिया को नियंत्रित करता है। ये हो गया प्री का जोन। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ गए तो ये हो गया हार्मोन्स के कार्य क्या है। तो हार्मोन्स मुख्य रूप से 3 कार्य करता है। आपसे पूछेगा कि निम्न में से हार्मोन का कार्य कौन सा है या निम्न में से हार्मोन का कार्य कौन सा नहीं है। कई बार कथन और कारण में भी पूछ देगा कि निम्न कथन कुछ दे देगा और कारण आपको बताएगा, तो आपको हार्मोन्स के कार्य समझ में आना चाहिए। ये दोनों प्री का जोन है, यहाँ से प्री में क्वेश्चन पूछते हैं कि हार्मोन्स क्या है। तो हार्मोन्स जो है वो एमिनो एसिड्स, कैटेकोलामाइन, स्टेरॉइड और प्रोटीन का क्या है? एक मिश्रण है। मुख्य रूप से इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। हार्मोन्स क्या काम करता है? तो जो हार्मोन है वो शरीर का विकास करेगा, लैंगिक लक्षणों का विकास करेगा और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। हार्मोन विल कॉज द ग्रोथ ऑफ बॉडी, इट विल कॉज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, इट विल स्टिमुलेट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एंड इट विल कंट्रोल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया? मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ये हो गया आपका हार्मोन्स के कार्य हो गए। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन वहाँ से भी पूछता है पौधों के हार्मोन्स। वहाँ हम प्लांट में तो पढ़ेंगे ही, यहीं पर आप एक बार इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि पौधों की वृद्धि के लिए 2 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन ए एंड ऑक्सिन बी। पूछता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि पौधों की वृद्धि के, जैसे हमारे शरीर के लिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसके हार्मोन्स पढ़ रहे हैं, वैसे ही पौधों की वृद्धि के लिए पूछेगा तो हार्मोन्स कौन कौन सा होता है? ऑक्सिन ए और ऑक्सिन बी। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री में आप जो है ना, मतलब फैक्ट जरूर पढ़िएगा, लेकिन उन फैक्ट का कारण आपको पता होना चाहिए, तब आप भूलेंगे नहीं, ये तो भूल जाएंगे। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। पहला ग्लैंड दैट इज अ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो हमने क्या क्या देखा? यहाँ पर हमने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन्स का फंक्शन देखा और उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखा। अब हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पीयूष ग्रंथि कहाँ पर सिचुएटेड होता है? हमने देखा सेला टर्सिका में सिचुएटेड होता है, हमने बात कर ली। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, पीयूष ग्रंथि के बारे में हो गया। तो चलिए अब हम समझते हैं इसका स्त्राव, ये कौन कौन से हार्मोन्स है वो रिलीज करता है। पहला इसका हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, वृद्धि कराने वाला हार्मोन। तो हमारे शरीर की वृद्धि करने वाला, ग्रोथ करने वाला जो हार्मोन होगा वो कहलाएगा वृद्धि हार्मोन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा प्री में? ग्रोथ हार्मोन को कौन सा ग्लैंड रिलीज करता है? तो कौन सा ग्लैंड रिलीज करेगा? पिट्यूटरी रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ऑर्गन? तो पिट्यूटरी हो जाएगा।
तो नाम से स्पष्ट है कि ये जो ग्रोथ हार्मोन है वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। क्वेश्चन इसमें पूछता है कि अगर एक ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाए तो क्या होगा। तो कम वाला इजी है। तो अगर ग्रोथ हार्मोन कम हो जाएगा तो व्यक्ति कैसा हो जाता है, बौना हो जाता है। इसको कहते हैं डॉर्फिज्म, बौना हो जाएगा। हिंदी में कहते हैं, शुद्ध हिंदी में वामन, वामन अवतार आपने सुना होगा, 10 अवतार में से एक है, छोटे से भगवान। वामन, वामन यानी कि बौना। लेकिन इसकी एक खासियत ये होती है कि जो बॉडी का प्रपोर्शन या रेशियो अनुपात होता है वो एकदम उसके शरीर के हिसाब से परफेक्ट होता है। मतलब जितना बड़ा उसका जैसे हाथ है तो उसी के अनुपात में उसका पैर थोड़ा बड़ा होगा, उसी के अनुपात में उसका पेट होगा, उसी के अनुपात में उसकी छाती होगी, वैसे उसका सिर होगा। ऐसा नहीं कि सिर एकदम बड़ा सा हो गया है और आदमी छोटा, ऐसा नहीं है। तो बॉडी का जो प्रपोर्शन होता है ना, रेशियो, वो वैसे ही रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो वो कहलाएगा डॉर्फिज्म या बौनापन। अब अगर उसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन का, तो इसके लिए हिंदी में वर्ड है भीम कायता। इसे इंग्लिश में कहा जाता है जाइजेंटिज्म। दोनों शब्दों को याद रखिएगा, जाइजेंटिज्म या भीम कायता। रनिंग आउट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी में आपको उसका हाइपर सिक्रीशन, अति स्राव, और हाइपो सिक्रीशन मतलब अल्प स्राव। अल्प स्राव होगा तो बच्चा बौना हो जाएगा, डॉर्फिज्म कहलाएगा। और अति स्राव हो जाएगा अगर उसका पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का, तो उसका शरीर बड़ा सा हो जाएगा, खली जैसा हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा, जाइजेंटिज्म। ठीक है। तो ये हो गया अब इसका पहला हार्मोन, दैट इज अ GH, ग्रोथ हार्मोन पहला। दूसरा हम आते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें क्वेश्चन सीधा पूछता है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन कौन रिलीज करेगा। तो आपको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन देगा और आपको ललचाने के लिए पहले ही ऑप्शन दे देगा थायराइड। तो आपको थायराइड नहीं लेना आंसर। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थायराइड तो रिलीज करता ही नहीं है। कौन रिलीज कर रहा है, पिट्यूटरी, बॉस, मास्टर जो है वो रिलीज कर रहा है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी। यही इसका क्वेश्चन है। ये क्या काम करता है, ये थायराइड ग्लैंड के पास जाता है और थायराइड को बोलता है भाई तेरा हार्मोन्स का सिक्रीशन कम हो गया, इसको बढ़ा। ये जब ज़्यादा हो जाएगा तो बोलेगा भाई तेरे हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो गया, इसको कम कर। तो थायराइड को स्टिमुलेट करने का मतलब थायराइड को उत्तेजित करने का काम करने वाला हार्मोन कहलाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है पिट्यूटरी। ये है प्री का क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कौन रिलीज करेगा, पिट्यूटरी, ना कि थायराइड। ये हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद आते हैं ग्रोथ हार्मोन हो गया, TSH हो गया। इसमें होता है ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। थोड़ा सा कठिन है वर्ड, धीरे धीरे याद करिएगा। एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनल ग्लैंड हम पढ़ेंगे आगे। अभी एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड के अंदर की जो सेल होती है उसको प्रभावित करने वाला एक हार्मोन है, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन कहलाता है। जो मुख्य रूप से जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, अभी हम पढ़ेंगे उसके हार्मोन्स के बारे में, उसको बोलता है कि भाई तेरा काम करे, तेरे हार्मोन्स जो निकलते हैं उसको रिलीज कर। तो आपसे पूछेगा ACTH, एड्रीनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी रिलीज करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस तरफ ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ACTH हो गया, TSH हो गया। अब आते हैं हम FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जो हार्मोन जब आप पढ़ेंगे तो वो हमेशा उसके एब्रीवेटिव फॉर्म में ही है, जैसे संक्षिप्त रूप में दिखता है आपको। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे देगा, नहीं तो सीधा FSH बस देगा। तो मेल और फीमेल में फॉलिकल अलग अलग है। मेल का जो फॉलिकल है वो होता है आपका स्पर्म, और जो फीमेल का फॉलिकल होगा वो कहलाएगा इसका ओवम। मेल और फीमेल का स्पर्म अलग, मतलब फॉलिकल अलग अलग है। मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम कहलाता है। ठीक, तो FSH ये रिलीज होता है पिट्यूटरी से, यहाँ से रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है, और वो नीचे आएगा और फीमेल में फॉलिकल क्या है उसका ओवम, ओवम के बनने की क्रिया को प्रभावित करेगा, नियंत्रित करेगा, शुरू करेगा। और मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन को, उसके निर्माण को क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ठीक है, ये हो गया FSH। उसके बाद आते हैं LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। तो जो फीमेल है, फीमेल में जब डिलीवरी के बाद, फीमेल में डिलीवरी के बाद जैसे डिलीवरी होती है, जिसे इंग्लिश में पार्चुएशन कहते हैं,
तो फीमेल के ब्रेस्ट से अब जो है मिल्क बनना शुरू हो जाता है। नॉर्मली फीमेल के ब्रेस्ट में मिल्क प्रोड्यूस तो होता है, बाहर नहीं आता, इनिशिएट नहीं होता है। मिल्क बनने का प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस शुरू ही नहीं होता है। ये कब शुरू होता है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कब? जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन अपना काम करेगा तभी होगा। तो प्रेगनेंसी के समय तक तो नहीं काम कर रहा है, डिलीवरी के जस्ट बाद, दैट इज जस्ट आफ्टर पाचुएशन, ये जो पिट्यूटरी है वो हार्मोन रिलीज करता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो बताता है ब्रेस्ट को कि भाई अब आपका काम शुरू हो गया, अब अपने ग्लैंड से मिल्क बनाना शुरू कर दीजिए, मिल्क को प्रोड्यूस करिए बाहर। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ये क्या करेगा? मिल्क प्रोडक्शन को इनिशिएट करता है। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक, एक और हार्मोन देखते हैं हम, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये जो ADH है, ये ADH है वो यूरिन में वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है। जैसे ब्लड आया किडनी के पास, किडनी पर आएगा, किडनी उसको फिल्टर कर देगा और यूरिन को बाहर निकाल देगा। तो जब यूरिन बाहर निकलता है तो ADH यानी कि वैसोप्रेसिन हार्मोन उस पर काम करता है और उसमें से जो एक्सेस वाटर कंटेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या करेगा? मूत्र को पतला कर देगा। मतलब अगर जैसे मूत्र के कंसंट्रेशन को देखता है कि अगर मूत्र का कंसंट्रेशन जो है वो बहुत थिक है तो उसको पतला कर देगा, उसमें वाटर ज़्यादा चला जाएगा। बहुत ज़्यादा है, पतला है, तो उसको बॉडी को वाटर चाहिए तो वापस रिब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो यूरिन में, मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है बोलेगा तो ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ठीक, पहला काम, इसका प्री का क्वेश्चन हो गया। ADH क्या करता है? ADH मूत्र में यानी कि यूरिन में पानी की मात्रा को, जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर ADH कम हो जाता है, ADH की मात्रा कम हो गई तो क्या होता है? मूत्र में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। ADH कम हो गया, पानी को रोकने वाला, रीअब्जॉर्ब करने वाला, अवशोषित करने वाला है ही नहीं, हार्मोन तो है नहीं। तो क्या होगा कि जब यूरिन फिल्टर होगा तो उसमें वाटर का अमाउंट, वाटर का कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगा। इसका मतलब यूरिन पतला हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा मात्रा में बाहर जाएगा, यूरिन का आउटपुट बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर यूरिन में वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, ज़्यादा यूरिन आउटपुट आने लग जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। ये है बहुत अच्छा क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे की तरफ, थोड़ा सा एक लेवल आगे जब हम बढ़ते हैं तो आ जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डायबिटीज इंसिपिडस के लिए कौन सी ग्रंथि रिस्पॉन्सिबल है। पहला ऑप्शन आपको देगा पेनक्रियास और आप दंत से पेनक्रियास लगा दोगे। याद रखिएगा कि वो डायबिटीज मेलाइटस है जहां पर पेनक्रियास प्रभावित होता है। डायबिटीज इंसिपिडस अगर आप पूछेगा तो डायबिटीज इंसिपिडस का कारण ADH है और ADH को स्रावित करने वाला हार्मोन पिट्यूटरी है। The ADH is secreted by the pituitary. ADH is responsible for the concentration of water in the urine. So the affected organ, affected gland, so the important gland which will cause diabetes insipidus is pituitary through the ADH hormone. ये है एक नया लेवल का क्वेश्चन कि डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है। तो डायबिटीज इंसिपिडस में यूरिन में, मूत्र में पानी की मात्रा, वाटर का अमाउंट, वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। कौन रिलीज करता है, कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडस, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहीं पर PSC का एक और क्वेश्चन बनेगा, ADH को और क्या कहा जाता है? वेसोप्रेसिन कहा जाता है। ADH को और क्या कहा जाता है? वेसोप्रेसिन कहा जाता है। ठीक है, ADH इज आल्सो नोन एज वेसोप्रेसिन। ये प्री का क्वेश्चन है। वेसोप्रेसिन किसे कहा जाता है? वेसोप्रेसिन का किसको कहते हैं? ADH को, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स को कहते हैं। तो ये हार्मोन्स हैं जो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी से। आप देख रहे हैं कि पिट्यूटरी बहुत सारे दूसरे ग्लैंड्स को, उसके काम को, उसके हार्मोन्स के सिक्रीशन को इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, इसके बाद इसमें हमने एक और क्वेश्चन देखा, मास्टर ग्लैंड। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। मास्टर ग्लैंड किसे कहा गया है? पिट्यूटरी को कहा गया है। तो जैसे आपका घर, आपके घर में आप छोटे हैं तो आपके ऊपर आपका मास्टर, आपके बड़े भाई, आपके बड़े बहन, उसके ऊपर और मास्टर पिताजी, पिताजी के भी ऊपर और मास्टर माताजी, और उसके बाद आपके दादा दी हैं तो सबसे ऊपर में सुप्रीम है। वैसे ही अलग अलग इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जैसे
उसके ऊपर पिट्यूटरी है जैसे आपके मम्मी या पापा, उसके ऊपर और हाइपोथैलेमस है जैसे आपके दादा या दादी। तो वैसे ही हाइपोथैलेमस को कहा जाता है मास्टर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, सॉरी मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मास्टर ग्लैंड पूछेगा तो पिट्यूटरी, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछेगा तो हाइपोथैलेमस। प्री का जोन ये है, इसमें भीम का आता पूछ चुका है, ऐसा पूछता है, ठीक है। डॉर्फिज में पूछेगा थायराइड कहाँ, टीएसएच कहाँ से रिलीज होता है, एसीटीएच कहाँ से रिलीज होता है, एफएसएच को कौन रिलीज करता है, एलएच को कौन रिलीज करता है, एडीएच बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा वेसोप्रेसिन को लेके कि एडीएच को दूसरा नाम क्या है, वेसोप्रेसिन है, डायबिटीज इंसिपिडस यहाँ तक बनेगा। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं जहाँ तक आप पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा। तो आज की क्लास अगर मैं रिकॉल करूँ तो हमने ग्लैंड के डेफिनेशन से शुरू किया था आज का क्लास, डेफिनेशन हुआ, फिर उसके टाइप देखे, फिर हार्मोन्स, हार्मोन्स का फंक्शन देखा, हार्मोन का केमिकल कंपोजिशन देखा, ग्लैंड शुरू किया, ग्लैंड्स में हमने पिट्यूटरी पढ़ा, पिट्यूटरी कहाँ रहती है के बारे में देखा, पिट्यूटरी को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है इसके बारे में देखा, पिट्यूटरी के कौन कौन से हार्मोन्स हैं वो क्या काम करते हैं और उसके हाइपर सिक्रीशन या हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, ये आज हमने इस क्लास में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लैंड को कंप्लीट कर लेंगे, एक क्लास एक्स्ट्रा ही क्योंकि आज टेक्निकल इशू की वजह से। नेक्स्ट क्लास में आपका ग्लैंड कंप्लीट हो जाएगा, बचे हुए हिस्से हैं। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे जहां पर आपको एक टॉपिक है आपका यहां पर कल क्लोज हो जाएगा। थैंक यू। बंद हो गया सर, हो गया क्लास।